गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग। थोड़े लेट से लाइव हुए, मुझे आप लोगों का चैट नहीं दिख रहा था। आज काफ़ी दिन के बाद ऐसा हुआ कि मैं कैमरे पे टाइमली था, और चूंकि आप लोग की चैट नहीं दिख रही थी तो मुझे लगा कि मैं क्या शुरू करूं क्या ना शुरू करूं। तो बस शुरू करने के हिसाब से मैंने क्या सोचा कि कम से कम पिछली क्लास को एक बार हम लोग रिकैप तो कर ही लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम लोग देख लें कि लास्ट क्लास में हमने किया क्या था, और उसके बाद हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई होप कि मेरी ऑडियो आप लोगों को अच्छी मिल रही है। आई होप कि मेरी ऑडियो आप लोगों को अच्छी मिल रही है। एक बार ऑडियो कंफर्म कर दीजिए, हालांकि मैं भी एक बार चेक कर ही लेता हूं। आई होप कि मेरी ऑडियो, हाँ, ऑडियो मैंने भी चेक कर लिया। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट जी। अब हम लोग लेट हो गए ऑलमोस्ट 10 मिनट की देरी से, लेकिन फिर भी आज जितनी चीजें हमें करनी है वो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। सो सबसे पहले ये 2-3 मिनट का एक रिकैप। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ भी नहीं लिखना है, बल्कि आज की क्लास में आने के पहले मैंने जीएम पर एक हैंड रिटन प्रेजेंटेशन बनाया। चूंकि जीएम का वो हैंड रिटन प्रेजेंटेशन बनते बनते थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इसलिए वो आप लोगों के साथ क्लास के पहले शेयर नहीं कर सके, लेकिन क्लास के बाद शेयर कर लेंगे। लेकिन आज की क्लास में लिखने का काम कम रहेगा, समझने का काम ज्यादा रहेगा। पिछली क्लास जो कि थी 3 नवंबर को, राइट, पिछली क्लास जो सेशन 19 थी, हमने सबसे पहले स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस को देखा था कि इसके मेन पिलर्स में सबसे पहले आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले आता है एक जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है जीएम प्लांट्स, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है। अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को अगर आप स्कैन करिएगा तो आप देखिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो या तो जीएम क्रॉप से हैं या फिर स्टेम सेल, क्लोनिंग और जीन थेरेपी से हैं। फिर कुछ टर्मिनोलॉजिकल क्वेश्चंस प्रीलिम में आते हैं, जैसे कि क्रिस्पर जब न्यूज में था तो क्रिस्पर को लेकर के पूछा गया। नैनो बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के एक नोबेल प्राइज आया तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया। वैक्सीन जब न्यूज में था तो वैक्सीन के बारे में पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो टॉपिकल और करंट पे बेस्ड होते हैं। बट अगर हम स्टैटिक ऐसे टॉपिक्स को देखें जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो उसमें हमारा जीएम प्लांट्स है, जो कि आज का मेन टॉपिक है। फिर थोड़े लेवल पे जीएम बैक्टीरिया और जीएम एनिमल्स की भी बात करेंगे, लेकिन वो कल करेंगे। और ये दोनों चूंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो जीएम एनिमल और जीएम बैक्टीरिया हम लोग कल देखेंगे। और जीएम एनिमल के साथ हम लोग क्लोनिंग का भी पार्ट कर लेंगे, बिकॉज क्लोनिंग को जब हम कर ही रहे हैं, जब जीएम एनिमल को कर ही रहे हैं, तो लगे हाथ हम क्लोनिंग को भी कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो दूसरा पिलर है वो जीनोमिक स्टडीज का है। ये आप लोगों के पास है, इसलिए आप लोगों को पता है कि हमने इसमें क्या क्या किया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने करना है, हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, वो भी करना है। और जो दूसरे डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, पीसीआर, आरएपीडी, आरएफएलपी, एएफएलपी, दो दो लाइन में इनके बारे में या एक टेबल बना करके इनके बारे में सीखने की जरूरत है। उसके बाद सेल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल की बायोटेक्नोलॉजी, तो यहां से क्लोनिंग को लेकर के तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल के साथ क्लब कर देंगे। तो क्लोनिंग समझो कि यहां तक आने के पहले ही हो चुका होगा, लेकिन स्टेम सेल्स के बारे में और टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में एक छोटा सा बेसिक आइडिया तो आज की भी क्लास में होगा, लेकिन जो इसका मेजर डिस्कशन है वो इस वाले पिलर में होगा। और उसके बाद जो दूसरे अप्लाइड एरियाज हैं, जैसे क्रिस्पर थोड़ा सा जानना होगा, जीन थेरेपी के बारे में ज्यादा जानना होगा, वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा जानना होगा, क्योंकि इस बार का नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन भी इसी पे दिया गया है, राइट। और उसके बाद हम लोग आ गए थे पिछली क्लास में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनरल इंट्रोडक्शन पे, जहां पे हमने सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को देखा कि दुनिया में कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना हुआ है। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो उसका डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये रहा न्यूक्लियस, है ना।
और ये रहा क्रोमोसोम। दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल यूं ही न्यूक्लियस होता नहीं है, तो यूं ही साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं जिनके बारे में आज हम थोड़ा सा सीखेंगे, जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। फिर हमने देखा कि डीएनए कैसे सभी कोशिकीय जीवों में, सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और डीएनए पर कई सारे जीन पाए जाते हैं। जीन क्या है? तो यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। और जीन की एक्सप्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेकर के उसके बेसिस पे आरएनए बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि डीएनए को आरएनए में बदल दिया जाता है, डीएनए एज इट इज रहता है, लेकिन डीएनए पे जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को लेकर के आरएनए बनाया जाता है। और ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आरएनए पर जो इंफॉर्मेशन होता है, जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं, उसके बेसिस पे प्रोटीन बनाया जाता है। किसी भी सेल में सबसे ज्यादा काम प्रोटीन करते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल लेवल पे हो या मेटाबॉलिक लेवल पे हो। तो इस तरह से कोई भी सेल में जीन एक्सप्रेशन की वजह से कई सारे प्रोटीन बनते हैं, जिससे कि उस सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिसाइड होता है। सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिसाइड होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जीन से लगभग सब कुछ कंट्रोल होता है। वो सब कुछ जो कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन में इनहेरिट किया जाना है, वो सब कुछ जीन से कंट्रोल होता है। फिर बात चली कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने उसकी डिस्कवरी की बात की कि हावर्ड टेमिन और डेविड बाल्टीमोर को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आरएनए से डीएनए बनाते हैं। और कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और होस्ट सेल में जाकर के उस आरएनए को वो डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और इसका सबसे वेल नोन एग्जाम्पल, ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रोवायरस है। उसके बाद हमने देखा कि अगर जीन से सब कुछ कंट्रोल होता है, तो अगर जीन में कोई चेंज होगा तो प्रोटीन में चेंज होगा, और प्रोटीन में चेंज होगा तो सेल के स्ट्रक्चर, सेल की फंक्शन में चेंज होगा, और अगर सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज होगा तो ऑर्गेनिज्म की क्वालिटीज में, ऑर्गेनिज्म के गुणों में चेंज होगा। एग्जाम्पल कि अगर हम कॉटन में एक बैक्टीरिया का जीन डालते हैं, और वो जीन जिससे कि एक ऐसा प्रोटीन बनता है जो इंसेक्ट के लिए वो टॉक्सिक है, तो इन दैट केस वो कॉटन की जो वैरायटी है वो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। वो इंसेक्ट कॉटन की इस वैरायटी को अटैक नहीं कर सकता। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis से लिया हुआ क्रिस्टल A1 जीन जिस कॉटन के वैरायटी में इंसर्ट किया गया है, उसी को हम बीटी कॉटन कहते हैं। आज की डेट में इंडिया में 20 साल से बीटी कॉटन को उगाया जा रहा है, और आज की डेट में 95% प्लस जो कॉटन कल्टिवेटेड एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन पर बेस्ड है। 2014 में ये 95% टच कर गया था, उसके बाद ये बढ़ा ही है। जेनेटिक मटेरियल की बात चली थी तो हमने ये बात कर ली थी कि कुछ ऐसे वायरस हो सकते हैं जहां पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है, बात हुई थी। तो एग्जाम्पल भी दिए थे, पोलियो, HIV, SARS-CoV-2, जीका, डेंगू वायरस, इबोला, बहुत सारे वायरस जो ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं। इत्तेफाक से वो सब के सब आरएनए वायरस है, लेकिन सारे के सारे नहीं। एग्जाम्पल भी दिया था कि कॉमन कोल्ड में कैसे एडिनो वायरस जो है वो एक डीएनए का वायरस है, इसी तरह से पैपिलोमा वायरस है, वो एक डीएनए का वायरस है, हेपेटाइटिस बी का वायरस है, वो एक डीएनए वायरस है। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या आरएनए पाए जाते हैं? सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन कभी भी जीनोम के फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। कभी भी वो जीनोम मेन अनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं पाए जाएंगे। लेकिन हाँ, जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस में उनकी कुछ खास रोल होती है, जैसे कि मैसेंजर आरएनए जो जीन की सूचना को ट्रांसलेशन के लिए अवेलेबल कराते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिससे राइबोसोम बना होता है, और राइबोसोम ही वो जगह है जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और ट्रांसफर आरएनए जो ट्रांसलेशन के दौरान अमाइनो एसिड को लेकर के उपलब्ध कराता है, और अमाइनो एसिड्स के ही जुड़ने से आप देखते हैं कि प्रोटीन बनता है। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी आरएनए होता है, लेकिन वो आरएनए कभी भी जीनोम नहीं होता। फिर हमने जेनेटिक मॉडिफाइड वर्ड को डिफाइन किया था कि जेनेटिक मॉडिफाइड का मतलब होता है
कि जो भी अनुवांशिक रूप से परिवर्तित है और खास तौर पे मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के तकनीकों के इस्तेमाल से जो जेनेटिक रूप से चेंज्ड है। क्योंकि आप प्लांट ब्रीडिंग करके भी, जो पुराना वाला तरीका था कि इस वाली वैरायटी का पॉलन ग्रेन परागकण लेकर के आप इस वैरायटी में आप निषेचन कराएं, फर्टिलाइजेशन कराएं और उससे भी एक नई वैरायटी बन सकती थी। और उसमें एक सबसे दिलचस्प एग्जाम्पल रेफेनो ब्रासिका का है, जो कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं। रेफेनो ब्रासिका की कहानी बता ही देते हैं कि कैबेज जो बंद गोभी होती है और मूली दोनों ही एक ही फैमिली के सदस्य हैं। फैमिली का नाम है ब्रासिकेसी, बल्कि सरसों भी उसी फैमिली का सदस्य है, ठीक है, और गोभी भी है और ब्रोकली भी है। तो ये सब एक ही फैमिली के सदस्य हैं। तो बहुत पहले यूरोपियन साइंटिस्ट को एक आइडिया आया कि क्या हम बंद गोभी, कैबेज और मूली दोनों को क्रॉस कर सकते हैं क्या, दोनों का संकरण कर सकते हैं क्या, मतलब इसका पॉलन उसके फ्लावर पे और इसका पॉलन उसके फ्लावर पे, और देखते हैं कि जो अगली नस्ल होती है वो कैसी होती है। सपना क्या था? सपना यह था कि इसका ऊपरी हिस्सा जो है, अगर आपने कभी भी बंद गोभी को खेतों में देखा होगा तो ऊपरी हिस्सा यूं गठित होता है जिसमें पत्ते एक साथ टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और वही सब्जी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और जबकि अगर आपने मूली देखा होगा तो मूली के पौधे की जड़ होती है जो कि धीरे धीरे काफी सारा मटेरियल स्टोर करके थोड़ी मोटी हो जाती है। तो इनका सपना क्या था कि हम एक ऐसा फसल बनाने जा रहे हैं, ऐसी फसल बनाने जा रहे हैं, ऐसी नस्ल बनाने जा रहे हैं जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कैबेज की तरह होगा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो मूली की तरह होगा। दूसरे शब्दों में ऊपर से नीचे तक ये एक ऐसी फसल होगी जिसको कि आप कमर्शियलाइज कर सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को अलग से सब्जी के रूप में बेचें, नीचे वाले हिस्से को अलग से सब्जी के रूप में बेचें। नतीजा क्या हुआ? कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से कभी रुकना नहीं चाहिए। नतीजा ये हुआ कि ऊपर वाला हिस्सा मूली का हो गया और नीचे वाला हिस्सा कैबेज का हो गया। कैबेज की जड़ें बड़ी मामूली होती हैं, मूली की तरह जड़ें नहीं होती। और दूसरी तरफ मूली का ऊपरी हिस्सा काफी मामूली होता है, कैबेज की तरह संगठित और सब्जी में इस्तेमाल लाने योग्य नहीं होता। हालांकि नॉर्थ इंडिया में मूली का भी साग बनता है, लेकिन कैबेज की तरह वो पॉपुलर नहीं है सब्जी के रूप में। तो उल्टा ही हो गया। आपने सपना देखा था कि कैबेज की तरह ऊपरी हिस्सा और मूली की तरह निचला हिस्सा, जबकि नतीजा ये हुआ कि मूली की तरह ऊपरी हिस्सा और कैबेज की तरह निचला हिस्सा निकल आया। तो प्लांट ब्रीडिंग में इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्लांट ब्रीडिंग में बेसिकली आप पॉलन को दो वैरायटी के ऊपर क्रॉस करते हैं और देखते हैं कि आने वाली नस्ल क्या होती है। जबकि मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में आप एक खास जीन को टारगेट करते हैं और वो खास जीन किसी भी प्रजाति से आप लेकर के आ सकते हैं। वो बैक्टीरिया हो सकती है और उसको प्लांट में डाल सकते हैं। ह्यूमन के किसी जीन को आप बैक्टीरिया में डाल सकते हैं, चलता है। आपको पता है इंसुलिन क्या होती है? जरा बताओ तो इंसुलिन क्या होती है, कमेंट में। इंसुलिन क्या होती है, कमेंट में बताओ। इंसुलिन क्या होती है? उसका मेडिकल इस्तेमाल क्या है इंसुलिन का? हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन। बिल्कुल सही। सुनो, आप में से जितने लोग हार्मोन कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इंसुलिन हम मनुष्यों के शरीर में पाए जाने वाला एक हार्मोन है और इंसुलिन हमारे बॉडी के सेल्स को ट्रिगर करता है कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, जब हम खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है ग्लूकोज का वो ब्रेन है और दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर हार्ट है और उसके बाद मांसपेशियां हैं और उसके बाद बाकी की सारी सेल्स हैं। तो जब हमारे ब्लड में हमारे खाने के बाद ग्लूकोज आता है तो इंसुलिन हार्मोन थोड़ा सा रिलीज होता है और वो बॉडी के अलग अलग सेल को अलर्ट करता है कि ब्लड में अब ग्लूकोज आ चुका है। आप लोग ग्लूकोज को ब्लड से लेने की कार्यवाही, ग्लूकोज को ब्लड से लेने का जो फंक्शन है वो आप शुरू कर लीजिए। ये इंसुलिन का काम होता है। फिर बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से ले लेते हैं, फिर ब्लड के ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके बॉडी के सेल इंसुलिन को लेकर के बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते। बॉडी जिस नॉर्मल क्वांटिटी में इंसुलिन बनाती है
वो क्वांटिटी में इंसुलिन जो डायबिटिक लोग हैं काम नहीं आती, उससे ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन उनको चाहिए। इसके लिए डायबिटीज के एडवांस लेवल के मैनेजमेंट में इंसुलिन का इंजेक्शन डायबिटिक्स को डॉक्टर्स बताते हैं। जब वो टैबलेट और दूसरी दवाइयों से कंट्रोल ना हो रहा हो, तब डॉक्टर्स इंसुलिन के इंजेक्शन की रिकमेंडेशन करते हैं। और दुनिया में एक मोटा अनुमान है कि दुनिया में तकरीबन अगर हम इंडिया के डायबिटिक्स को भी इंक्लूड कर लें तो दुनिया में तकरीबन एनी टाइम 10 करोड़ लोग इंसुलिन पर डिपेंडेंट हैं। और ये एक कंजर्वेटिव नंबर है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सिस्टम के थ्रू आता है। ये नंबर इससे बहुत ज्यादा हो सकता है। कईयों का तो कहना है कि 5 करोड़ तो लोग इंडिया में इंसुलिन ले रहे होंगे आज की डेट में। अब सवाल उठता है कि इन लोगों को रोज दिन में कम से कम 2 बार इंसुलिन लेने की जरूरत है, और मान लो कि ये नंबर 10 करोड़ भी है तो दिन में 20 करोड़ डोज इंसुलिन की जरूरत है। इतना इंसुलिन कहां से आएगा? और ये जवाब है कि इंसुलिन बैक्टीरिया में अब हम बनाते हैं। जीवाणु की कोशिकाओं में, जीवाणुओं के सेल में हम इंसुलिन बनाते हैं। ऐसा कैसे? ह्यूमन इंसुलिन का जीन हमने बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रखा है। ह्यूमन इंसुलिन जीन की एक कॉपी हमने बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रखी है। एक खास तरह के जीएम बैक्टीरिया हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं, जिनका इस्तेमाल हम इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए करते हैं। और वहां से इंसुलिन को लेकर के उसको प्यूरिफाई करके फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के बाद उसको हम मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। तो जब हम जीएम टेक्निक की बात करते हैं तो जीएम टेक्निक में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम वो प्रोटीन बनवा सकते हैं जो वो नेचुरली कभी भी नहीं बना सकता था। जैसे कि कॉटन के पौधे क्रिस्टल A1 जीन कभी नहीं बना सकते, जिससे कि उन पर अटैक करने वाले जो इंसेक्ट हैं उनके लिए वो उनकी पत्तियां, कॉटन की पत्तियां पॉइजनस हो जाएं। कॉटन कभी ऐसा प्रोटीन नहीं बनाता, लेकिन जब उसमें बैसिलस thuringiensis का जीन आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह से राइस में विटामिन ए कभी भी नॉर्मल क्वांटिटी में नहीं होता, लेकिन राइस में जब आप एक फ्लावर का जीन और एक बैक्टीरियम का जीन जब आप ट्रांसफर कर देते हैं तो उस राइस में विटामिन ए बनने लग जाता है, जिससे कि नाइट ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट को अप्रोच किया गया है। क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। और दुनिया के उन हिस्सों में जहां पर राइस मेजर स्टेपल फूड है, अगर राइस में ही विटामिन ए को सिंथेसाइज करवा दिया जाए तो विटामिन ए की कमी बहुत हद तक जाती रहेगी। यह है गोल्डन राइस की कहानी। तो आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का जीन प्लांट में, ह्यूमन का जीन बैक्टीरिया में, और ऐसे तमाम ट्रांसफर्स किए गए हैं। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन बाय बायोटेक्नोलॉजिकल टूल किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स को बदलने का सबसे एक्यूरेट और सबसे कारगर तरीका है, और इसीलिए ये इतना रेवोल्यूशनरी टेक्निक माना जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल दे दिए जहां पर हम किसी भी सेल के जेनेटिक्स को बदल सकते हैं, वायरस के जेनेटिक्स को बदल सकते हैं, बैक्टीरिया के जेनेटिक्स को बदल सकते हैं, प्लांट, फंजाई और एनिमल के जेनेटिक्स को बदल सकते हैं। लेकिन 99% केसेस में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो होता है बैक्टीरिया के जेनेटिक्स को बदलना, प्लांट के जेनेटिक्स को बदलना और एनिमल्स के जेनेटिक्स को बदलना। और यही 3 हम पढ़ेंगे भी। आज प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं और एनिमल और बैक्टीरिया दोनों को क्लब करके कल पढ़ेंगे। फिर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफाइन किया, अभी बातों बातों में हमने डिफाइन कर ही दिया है। उसके बाद हमने देखा कि 2 मेजर तरीके के जेनेटिक मॉडिफिकेशन होते हैं, एक जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं और दूसरा जिसको हम जीन एडिटिंग कहते हैं। जीन एडिटिंग एक नई टेक्निक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 1970 से चली आ रही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप एक खास जीन को टारगेट करते हैं कि अच्छा ये वाला जीन मुझे ये वाले ऑर्गेनिज्म में भेजना है। तो सबसे पहले आप उस जीन को लेते हैं, आइसोलेट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से जहां से उसको लेना है। उसकी अपनी टेक्निक्स हैं जो कि जीएस में जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उस जीन को आप एक वेक्टर में ट्रांसफर करते हैं। वेक्टर मोस्टली एक डीएनए होता है, कई बार आरएनए भी हो सकता है। तो उस वेक्टर में पहले आप उस जीन को एंटर करेंगे। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं ये है एक वेक्टर, और ये वेक्टर है बैक्टीरिया का एक प्लाज्मिड, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, जो कि देख के लग रहा है। इस वेक्टर को कट करते हैं और इस वेक्टर में अगर आप ये देखो तो ये वाला जो व्हाइट पार्ट है ये एक फॉरेन जीन है जिसको कि हमने वेक्टर में
ट्रांसमिट कर दिया है। अब ये हमारा वेक्टर हो गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, पुनर्संयोजी वेक्टर, क्योंकि इसके अपने डीएनए के स्ट्रक्चर में एक नए डीएनए इंफॉर्मेशन का पुनर्संयोजन हो गया है और उसके बाद हम इसको किसी सेल या ऑर्गेनिज्म में भेज सकते हैं। इसको हम किसी बैक्टीरिया में भेज सकते हैं। अगर दूसरे तरीके के वेक्टर ले तो वो किसी प्लांट में भी भेजा जा सकता है। अगर किसी और तरीके के वेक्टर को ले तो वो एनिमल में भी भेजा जा सकता है। भेजना कहां है उस पर यह डिसाइड होगा कि वेक्टर क्या हो। बैक्टीरिया में भेजने के लिए अलग तरीके के आपको वेक्टर चाहिए, वायरस में भेजने के लिए आपको वायरस नहीं, प्लांट में भेजने के लिए अलग तरीके के वेक्टर चाहिए और एनिमल में भेजने के लिए अलग तरीके के वेक्टर चाहिए। तो यह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और दूसरा है जीन एडिटिंग, जिसको कि हम क्रिस्पर के नाम से भी जानते हैं। और क्रिस्पर हम लोग अभी नहीं, जब क्रिस्पर की बात आएगी तब हम लोग क्रिस्पर को करेंगे। और क्रिस्पर जब भी लिखें तो याद रखिएगा कि पी के बाद ई नहीं होता, पी के बाद ई नहीं होता। और क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अगर किसी को क्रिस्पर लिखना है तो आप इसका फुल नेम लिख लीजिए, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। आपस की बातें बंद कर दें, मुझे दिख रही हैं। बाकी नुकसान बाद में होगा, आपका इंप्रेशन तो पहले ही खराब हो रहा है। तो इंप्रेशन की चिंता करिए, दुनिया में लोगों को इंप्रेशन की चिंता होनी चाहिए। आपस की बातें बंद करें, ये लिख लीजिए। फिर आज की क्लास की कार्रवाई शुरू करते हैं। थोड़ा मैसेज देख लें क्या चल रहा है। वेक्टर से हम क्या समझें, मैं बताता हूं कि वेक्टर से हम क्या मायने निकाल सकते हैं। पहले तो ये देख लें कि इसके बाद भी कुछ है क्या। नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब है एक ऐसा डीएनए या कभी कभी आरएनए जो किसी फॉरेन जीन को, फॉरेन जीन का मतलब क्या, जो इसका अपना हिस्सा नहीं है, जो किसी फॉरेन जीन को किसी सेल तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वेक्टर इज। सो वेक्टर के बारे में जो सबसे पहली बात आपने सीखी वो ये है कि वेक्टर मोस्टली डीएनए होता है और फॉरेन जीन को किसी टारगेट सेल तक ले जाने का काम करेगा। तो वेक्टर से हमारा मतलब ये है। आई होप ये पार्ट आपका क्लियर हो गया वेक्टर को लेकर के कि वेक्टर आखिर क्या भला है ना। डन। अब अगर वेक्टर की ही बात चली है तो थोड़ा सा और हम आपको बता दें कि वेक्टर के मामले में एक और पेज हम थोड़ा ऐड कर दें। हाँ, तो वेक्टर के मामले में आप ये कह सकते हैं
कि वेक्टर दो तरह के हो सकते हैं। 1 सेकेंड। हम लोग कहाँ थे? हम लोग तो यहाँ थे। हाँ, वेक्टर का चयन जो है, वेक्टर का जो सिलेक्शन है, ठीक है ना, उसके सिलेक्शन के आधार क्या क्या है? सबसे पहला, किस ऑर्गेनिज्म में या किस सेल में डीएनए भेजा जाना है, और दूसरा, कितना डीएनए भेजा जाना है। तो डीएनए की क्वांटिटी, कि हाउ मच डीएनए यू हैव टू सेंड। और कुछ जो मेन टाइप के वेक्टर हैं उसकी भी एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बस मैं कुछ मेन तरीके के वेक्टर्स के बारे में आप लोगों को बता दूं कि कुछ जो खास तरीके के वेक्टर हैं वो कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे साथ ही आप लोग लिख लें इसको, तो दैट विल बी बेटर। इसके बाद है मुख्य प्रकार के वेक्टर। और बात चली है, और चूंकि इंपॉर्टेंट है तो हम बता रहे हैं। सबसे पहला है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का काम आता है बैक्टीरिया में जीन भेजने के लिए। दूसरा, एडिनोवायरस एंड रेट्रोवायरस। ये फैक्ट है, याद कर लेना बस, ठीक है। एडिनोवायरस और रेट्रोवायरस का इस्तेमाल होता है एनिमल्स में जीन भेजने के लिए। प्लीज राइट इन इंग्लिश ऑल्सो। अरे ये तो सिंपल है, इसको ट्रांसलेट कर लो, कैसी बातें कर रहे हो। प्लाज्मिड टू सेंड जीन इन बैक्टीरिया, ये ट्रांसलेट नहीं कर लोगे, ये तो देखते ही ट्रांसलेट कर लोगे, ठीक है। जो कुछ भी लंबा होगा और डिफिकल्ट होगा मैं खुद से दोनों लैंग्वेज में कर देता हूं, लेकिन जो इजी है ना उसको लेकर के एकदम अब मत कहो कि अब कटोरी में हलवा लेकर के आकर के बैठ करके और लोरी गाते हुए हलवा खिलाते रहो। पढ़ाई वो नहीं होती है ना, थोड़ा सा आप अपना एफर्ट भी तो लीजिए। और जो कुछ भी बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, कब मैंने नहीं दोनों लैंग्वेज में बताया है ना। चलो, और लास्ट क्या है? एग्रोबैक्टीरियम। लास्ट है एग्रोबैक्टीरियम। और एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल क्यों होता है? प्लांट्स में जीन भेजने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेन टाइप के वेक्टर्स, इसको आप लिख लीजिए, और फिर अब आज की क्लास पर हम लोग फोकस कर रहे हैं।
ये डन हो गया। चल, अब हम लोग आ जाते हैं कहां? अब हम लोग आ गए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पे, जीएम क्रॉप पे आ गए। यहाँ पे हमारे स्लाइड्स की टर्म्स इंग्लिश में है, डिस्क्रिप्शन हिंदी में है। जो कुछ भी इंग्लिश में होगा वो मुझे डिक्टेट करना होगा और आप लोग लिखिएगा। स्लाइड मैंने नोटिस किया कि स्लाइड में अगर एक लैंग्वेज में बना के लाऊं और दूसरे लैंग्वेज में डिक्टेट कर दूं तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि उससे स्लाइड में थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाने की जगह हो जाती है। लेकिन जितने हमारे टर्मिनोलॉजी हैं वो हमारे टर्मिनोलॉजी रहेंगे इंग्लिश में, और डिस्क्रिप्शन जो है इस स्लाइड में हिंदी में है। तो अब सेशन 20 में हम लोग जीएम क्रॉप्स पर आ गए। चलो, प्रीति ने कहा सर आरटीपीसीआर नहीं समझ में आया। लेकिन आरटीपीसीआर मैंने अभी पढ़ाया ही कहाँ है? वो तो पीसीआर में बताएंगे आरटीपीसीआर, तो अभी तो पढ़ा नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? उस दिन तो हमने बस उसका मेंशन किया था, अभी पढ़ाया नहीं है आरटीपीसीआर। ठीक है, तो चलो अब जो नेक्स्ट हमारा 1 घंटा और 10 मिनट का टाइम है, सारी चीजों को हमने अभी पिछले आधे घंटे में रिकैप करी है। और अब जो हमारा टाइम है उस टाइम में वी आर गोइंग टू डिस्कस जीएम क्रॉप्स। तो जीएम क्रॉप से हमारा मतलब है उन फसलों से जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ है। लेकिन हमेशा ही ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन का रास्ता हमारे पास नहीं था। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का रास्ता एक नया रास्ता है। उसके पहले हमने ये किया कि वाइल्ड में, वाइल्ड का मतलब समझते हो ना, ऐसे ही ओपन में किसी भी पौधे की तमाम वैरायटियाज उग रही थी, और उनमें से वो वैरायटी जो थोड़ी सुपीरियर थी, जो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस, जो थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट दे रही थी, उन वैरायटीज को हमने सेलेक्ट करना शुरू किया। उन वैरायटीज को हमने सेलेक्ट करना शुरू किया और उन्हीं वैरायटीज की हमने खेती शुरू की। वाइल्ड में हमें मान लो गेहूं है, तो गेहूं के वाइल्ड में नहीं भी तो 10 वैरायटीज दिखी होंगी हमारे पूर्वजों को। उन 10 वैरायटीज में से जिसमें ज्यादा रिजिलियंस थी, जो बेहतर डेवलप कर सकती थी, जिससे कि आपको ज्यादा पैदावार मिल रही थी, उसको हमारे पूर्वजों ने पहचाना, हमारे एंसेस्टर्स ने पहचाना और उसकी खेती शुरू की। ये जेनेटिक इंप्रूवमेंट की शुरुआत थी कि हमने उसको सिलेक्ट किया जिसमें वो सारे गुण थे, जिनमें वो सारी प्रॉपर्टीज थी जिनकी हमें तलाश थी, और उसको फिर आप कल्टीवेट करते हैं। धीरे धीरे कई सेंचुरीज बीतती हैं और हमें ऐसा लगा कि ये वाली वैरायटी में ये चीज अच्छी है, लेकिन वो वाले वैरायटी में वो चीज अच्छी है। कितना मजा आता कि उस वाले वैरायटी की ये चीज और इस वाली वैरायटी की ये चीज दोनों ही एक में रहती। और वहां से आइडिया आता है क्रॉस पॉलिनेशन का, कि उसके पॉलिन ग्रेन को इसके फ्लावर पे डाल के देखते हैं, इसके पॉलिन ग्रेन को उसके फ्लावर पे डाल के देखते हैं, क्या कुछ ऐसा नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा जिसमें दोनों के प्रॉपर्टीज, दोनों के गुणों का समावेश होगा। ज्यादातर ऐसे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते थे, लेकिन थोड़े से एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी होते थे। और वो जो थोड़े से एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते थे, वहां से शुरुआत होती है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन की, पादप संकरण की, जहां पर एक पौधा दो अलग अलग नस्लों के मिलने से बना था, और ये जो वैरायटी थी वो सुपीरियर थी, तभी हम उसको सक्सेसफुल मानते थे। कई बार ये इंफीरियर रह जाती थी, फिर उस एक्सपेरिमेंट को आगे हम करते नहीं थे। लेकिन जब एक सुपीरियर वैरायटी मिली तो एक्सपेरिमेंट में दम आ जाता था, एक्सपेरिमेंट में जान आ जाती थी, फिर हम आगे बढ़ते थे। तो इस तरह से हमारी गाड़ी बढ़ती है। फिर कुछ एक और सदियां बीतती हैं और तब 1970 के दशक में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के फील्ड से वाकिफ होते हैं, जब किसी भी, सिर्फ किसी दूसरे पौधे का नहीं बल्कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, किसी भी दूसरी स्पीसीज, वो बैक्टीरिया हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, अगर उसके किसी जीन से आपको लगता है कि कोई फायदा हो रहा है, तो सिर्फ उस जीन को आइसोलेट करिए, उसके जीनोम को लीजिए और उस जीनोम में से ढूंढ निकालिए वो जीन कहां है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कोई ढूंढ निकाल सकता है, डीएनए तो इतना माइन्यूट होता है कि माइक्रोस्कोप से दिखता है वो, तो वो कोई कैसे ढूंढ निकालेगा? मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं उनकी,
जिनमें जाना मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ा भी हूं, पढ़ाता भी हूं, लेकिन आपके लिए टोटली इररिलेवेंट होगा जीएस में, तो जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना समझिए कि वो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स मौजूद हैं जिनसे कि आप उस जीन को आइसोलेट कर सकते हैं, उस डिजायर्ड जीन को, जिससे कि आपका काम हो रहा है, और उस जीन को फिर एक रेलेवेंट वेक्टर के साथ, क्योंकि वो जीन आपको प्लांट में भेजना हो सकता है, वो जीन आपको एनिमल में भेजना हो सकता है, तो वो रेलेवेंट वेक्टर में उस जीन को इंसर्ट करके और इस पूरे के पूरे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को आप उस ऑर्गेनिज्म में भेज दें जिस ऑर्गेनिज्म में आपको एक्चुअली भेजना था। नॉर्मली जब आप भेजेंगे तो एक सेल में भेजेंगे या एक ग्रुप ऑफ सेल्स में भेजेंगे, पूरे ऑर्गेनिज्म के एक एक सेल में भेजना नामुमकिन है। लेकिन आप क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सेल्स में भेजते हैं जिन सेल्स को आप बाद में टिश्यू कल्चर के टेक्निक से, जिसको हम कोशिका संवर्धन कहते हैं या उत्तक संवर्धन कहते हैं, तो टिश्यू कल्चर की टेक्निक से उन चंद सेल्स से आप पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर लेते हैं। क्या यह पॉसिबल है? आज से नहीं, 100 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया। 1902 में जी हैबरलैंड नाम के एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार गाजर के छोटे छोटे टुकड़ों से पूरा का पूरा गाजर का पौधा ग्रो कर दिया था। एनसीईआरटी में वो कहानी दी हुई है, और इस गुण को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। एनसीईआरटी एक बार देखिएगा तो आपको टोटीपोटेंसी का जिक्र आएगा, कि जहां पर पौधे के एक छोटे से हिस्से को अगर आप कायदे से टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसे पूरा का पूरा पौधा आप दोबारा उगा सकते हैं। तो हैबरलैंड ने यह कर दिखाया था, और उसके बाद 100 से भी अधिक साल गुजरे हैं जब अलग अलग पौधों में अलग अलग पौधों के हिस्सों से पूरे के पूरे पौधे उगाए गए हैं। इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, सूक्ष्म संवर्धन कहते हैं, कि छोटे से टुकड़े से पूरा का पूरा पौधा आप बना डालते हो। तो वो आपकी चुनौती क्या होती है कि एक छोटे से टुकड़े में आप अपने जीन्स को भेज दें। उस छोटे से टुकड़े में 100, 200, 500 सेल्स होंगे, उसमें आप अपने जीन को भेज दें। उन सारे सेल्स में अगर आपका जीन चला गया तो उनसे जब आप पूरा का पूरा प्लांट को रीजनरेट करेंगे, पुनर्संवर्धित करेंगे, तो उस प्लांट की एक एक सेल्स में वो फॉरेन जीन होगी जिसको कि आप भेजना चाहते थे। तो तरीका यहां पर यह होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन में कि सबसे पहले आप प्लांट के उन चंद सेल्स को लेते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि बाद में अगर हम इसको अच्छे कंडीशन में, अगर इसको हम कल्चर करेंगे, अच्छे कंडीशन का मतलब है कि उसके लिए जितने न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हैं, पोषक पदार्थ हैं, वो अवेलेबल कराएं, राइट टेम्परेचर दें, किसी भी दूसरे तरीके के बैक्टीरिया वायरस को आने से उसमें रोकें, सही समय पे सही क्वांटिटी में लाइट दें। ये सब कुछ अगर आप इंश्योर करेंगे और सही हार्मोन से उसको एक्टिवेट करते रहेंगे तो उससे पूरा प्लांट बन जाएगा। तो आज की डेट में ये बड़ा वेल सेटल्ड है कि कौन से प्लांट का कौन सा हिस्सा पूरा प्लांट बाद में बना के दे सकता है। उन हिस्सों से कुछ सेल्स को लें और उन कुछ सेल्स में आप उस जीन को भेजें जिस जीन में आपकी दिलचस्पी है, जिस जीन में आपकी इंटरेस्ट है। और जब वो जीन ट्रांसफर हो जाता है तब टेस्ट करके उन प्लांट सेल्स को कि हाँ इसमें जीन हमारा ट्रांसफर हो गया है, टेस्ट करके तब उसको आप क्या करिएगा, टिश्यू कल्चर में भेजिएगा, जिससे कि पूरा का पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये है हमारा प्लांट जेनेटिक मॉडिफिकेशन का क्रक्स। और जो 3 हमारे जनरेशंस रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट की, ठीक है, यहां से आप लिख नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी चिंता मत कीजिएगा, क्लास के बाद हम आपके साथ ये पूरा का पूरा कंटेंट शेयर करेंगे। अगर बहुत तेज लिख सकते हैं तो जितना लिख सकते हैं, जो कीवर्ड्स को पहचान करके लिख सकते हैं, वो बेशक कर लीजिएगा, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर लिखने में तनाव ज्यादा है और बजाय उसके आप मुझसे सुनना और समझना ज्यादा पसंद करेंगे, तो फिलहाल के लिए अपना पेन और पेपर ओपन ही रखिए, ताकि अगर मैं कुछ बोलूं लिखने के लिए तो आप लिख लेंगे। लेकिन आप अब इस पूरे के पूरे चंद स्लाइड्स पर अब आप अपना पूरा अटेंशन देंगे। तो ये है एवोल्यूशन ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, कि क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए जो अलग अलग तकनीकें हैं उनका विकास क्रम क्या रहा है, हाउ वी हैव डेवलप्ड। तो सबसे पहले क्या है कि कृषि का प्रारंभ होता है, ठीक है, कृषि की शुरुआत होती है। तो शुरुआत में हमने क्या किया था कि जो वाइल्ड वैरायटीज थी, वन्य पादप प्रजातियों में वांछित गुणों वाले पौधों का चयन, ठीक है,
prehistoric human selection and modification of wild plants to produce cultivated plant. तो जिन वाइल्ड प्लांट से हमारा कोई काम पूरा हो रहा था, हमें खाना मिल रहा था वगैरह, उनको हमने सेलेक्ट किया और उनमें भी उन वैरायटीज को सेलेक्ट किया जिनसे कि हमारा पर्पस सबसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो रहा था। और जब हमने ये कर डाला, when we were able to do that, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद कुछ सदियों तक तो यही सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे हमें ये सेंस आया कि इसकी ये प्रॉपर्टी और उसकी वो प्रॉपर्टी मिल जाती काश तो मजा आता था। और उसके लिए फिर संकरण, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण का इंग्लिश जो है, संकरण का इंग्लिश कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर वहां से हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत होती है। इंग्लिश यहां पे है ऑलरेडी, हिंदी यहां पे मैंने कर दिया है, ठीक है। तो आधुनिक संकरण, जिसमें हमने परागण पर नियंत्रण किया। परागण मतलब पॉलिन ग्रेन कैसे यहां से वहां जाएंगे, तो पॉलिन ग्रेन पर हमने नियंत्रण किया और उसके बेसिस पर हमने नए नस्लों का विकास किया। सीधी सी बात है, एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी में भेजा, दूसरे वैरायटी को पॉलिन लेकर यहां भेजा और दोनों का आउटकम देखा, जहां से हमें कुछ बेहतर मिल गया, ठीक है। तो ये हुआ, उसी का इंग्लिश है यहां पे, मॉडर्न ब्रीडिंग थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, अमंग द रिलेटेड फॉर्म। दो मिलती जुलती वैरायटीज, लेकिन उसमें वो चीज अच्छी है, उसका हिस्ट्री अच्छा है, इसकी ज्योग्राफी और इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करें जिससे कि दोनों ही गुणों का समावेश हो जाए, ठीक है। तैयारी में ये नामुमकिन है, लेकिन फसलों में ये कुछ हद तक मुमकिन है। साइंटिस्ट ने ट्राई किया और वहीं से फिर हमारी सुपीरियर वैरायटीज आनी शुरू हुई। आपको जान करके हैरत नहीं होनी चाहिए कि आज की तारीख में दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन से अधिक अगर फूड सिक्योरिटी को एक्सपीरियंस कर रही है, जो कि है, दुनिया में फूड सिक्योरिटी आज की डेट में तो है। और अगर जहां जहां फूड इनसिक्योरिटी है उसके रीजंस पॉलिटिकल हैं, उसका रीजन फूड प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। अगर रशिया और यूक्रेन में वॉर है, या इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पे हमला कर दिया और वहां पर अगर खाने का संकट है, या येमेन में बहुत पहले से इस तरह का संकट है, तो वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से संकट है, ना कि वो संकट फूड प्रोडक्शन की वजह से है। तो दुनिया में जो फूड सिक्योरिटी है, इंक्लूडिंग इंडिया, एक वक्त था कि जब हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ता था, और आज है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, और बस प्राइस पर नियंत्रण के लिए हम एक्सपोर्ट को थोड़ा सा कभी कभी कंट्रोल करने की जरूरत होती है, राइट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज की डेट में इंडिया या दुनिया की कोई भी कंट्री या द वर्ल्ड एज अ होल अगर फूड सिक्योरिटी के लेवल पे है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन इसकी वजह से है, ठीक है। मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी तक उतना नहीं कंट्रीब्यूट कर पाया है। संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन संभावनाएं हैं, और इसने करके दिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद आती है मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम जीएम टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है, जिसको हम जीएम टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। और जीएम टेक्नोलॉजी जो है, ये देखो मेरा फोन आ गया, जिसको मैंने डिस्कनेक्ट भी कर दिया। सर वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? वेक्टर ही कहते हैं। जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला वेक्टर है, वेक्टर शब्द का इस्तेमाल आप 3 जगह करते हैं विज्ञान में। पहला फिजिक्स वाला वेक्टर होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज या तो वेक्टर प्रॉपर्टीज होती हैं या स्केलर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो उसकी बात नहीं हो रही यहां पे, वहां पे उनका प्रॉपर हिंदी टर्म है, ठीक है। फिर दूसरा जो इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल कहां पर होता है? वो इस्तेमाल होता है किसी भी बीमारी के स्प्रेड में। जब हम कहते हैं इसका वेक्टर क्या है, जैसे डेंगू का वेक्टर क्या है, तो डेंगू का वेक्टर एडीज मस्कीटो है। जिका का वेक्टर क्या है? एडीज ही है। चिकनगुनिया का क्या है? एडीज ही है, ठीक है। मलेरिया का क्या है? एनोफिलीज मॉस्किटो है, राइट। काला आजार का क्या है? तो इस तरह से वेक्टर का मतलब होता है कोई एक ऐसा
जीव जो किसी पैथोजेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वेक्टर कहते हैं। कहां? जहां पर बीमारियां फैल रही हैं, और उन बीमारियों का नाम है वेक्टर बोर्न डिजीजेस, कि वेक्टर के जरिए ये बीमारियां फैल रही हैं। और वहां पर वेक्टर का की जो हिंदी होती है वो होती है वाहक। ठीक है, तो अब जैसे आप कहेंगे कि मलेरिया का वाहक एनोफिलीज मस्कीटो है, लेकिन जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आते हैं और वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको सिर्फ वेक्टर ही कहते हैं। बहुत अगर मन करे हिंदी में इस्तेमाल करने का तो वाहक डीएनए कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। क्लियर है? चलो, तो जो जीएम टेक्निक है, अब कौन पूछ रहा है जीएम क्या है? क्लास नहीं की है अभी? आज की भी क्लास की होती तो अभी एक स्लाइड देख लिया हमने सिर्फ 19 का, या तो अभी अभी आए हो, और उससे भी बुरी बात कि शुरू से बैठे हुए और ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि तीसरा वाला कारण है नहीं। राइट? तो पानी पी लेता हूं। अभी दिल्ली में ना एकदम रिकॉर्ड तोड़ पॉल्यूशन चल रहा है। दुनिया में दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी अभी कोई नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो डेली कंपाइलेशन होती है, एक स्विट्जरलैंड की एजेंसी है, तो वहां पे दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली है। 400 पुरानी बात हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं AQI 400 पुरानी बात हो गई। कल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में एक इलाका है जिसको वजीरपुर कहते हैं, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से ऊपर था। राइट। एवरी सेल का जीन अलग अलग नहीं होता है, हर सेल में जीन वही होते हैं। ठीक है, अब चल, तो जो नई टेक्निक है वो है जीएम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वांछित जीन का प्रत्यारोपण होता है। इसका मतलब है ओनली द डिजायर्ड जीन्स आर ट्रांसफर्ड। ओनली डिजायर्ड जीन्स आर ट्रांसफर्ड। क्लियर? तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन फॉर ट्रांसफरिंग यूजफुल जीन्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म टू क्रॉप प्लांट्स, तीनों का एक एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल भी है। देखो, मेज की ही बात करते हैं ना, तो देखो ये है टियोसिंथे मेज। बहुत पहले मक्का कुछ यूं होता था, ठीक है, और इससे बना ये प्रिमिटिव मेज। ढूंढते 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 हमारे पूर्वजों ने ढूंढ निकाला मक्के की उस वैरायटी को जिसको कि आग पे अगर आप रोस्ट करते तो वो खाने में ठीक था। ठीक है, ये वाला खाने में कड़वा था। तो यहां से इस पूरे स्टॉक से ढूंढ ढूंढ करके हम लोग यहां पर आते हैं। उसके बाद यहां से हम यहां पे आते हैं। अब इसमें देखो, यहां पे दाने बड़े हैं लेकिन बहुत कम हैं। यहां पे दानों का साइज थोड़ा सा मीडियम होता है, लेकिन इसकी एक्सिस बड़ी होती है और दाने भी बहुत ज्यादा होने लग गए। देख रहे हो, दानों का आकार बड़ा रेगुलर हो गया है, और रेगुलर आकार की वजह से कम स्पेस में बहुत ज्यादा दाने अब यहां पे हो रहे हैं। तो ये देखो, ये सुपीरियर वैरायटी मेज हो गई, मॉडर्न मेज ये है। और उसके बाद देखो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीएम मेज। ये देखो, ये जीएम है, इंसेक्ट इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। और ये नॉन जीएम है नीचे वाला, देखो इंसेक्ट ने क्या हालत कर रखी है। ठीक है, तो मॉडर्न मेज को लो
और उसको जीएम कर दो तो ये इंसेक्ट सुरक्षित रहेगा लाइक दिस, और इसको नॉन जीएम करो तो रखो तो इंसेक्ट इसको डैमेज करेगा। इंसेक्ट इस डैमेज से बचाने के लिए आपको क्या करना होगा? इंसेक्ट से इस डैमेज को बचाने के लिए जो इकलौता रास्ता रहेगा वो रास्ता रहेगा इंसेक्टिसाइड का, जिससे कि मेज का सरफेस जो है इंसेक्टिसाइडल रेजिड्यूज से भर जाएगा और वो खाने वाले के हेल्थ को इंपैक्ट करेगा। उससे अच्छा है कि जीएम ही ये रहे। आप में से कुछ लोग हैं जो शुरू से मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। 19 सेशन को आपने या तो मिस कर दिया और मिस करने के बावजूद सैटरडे संडे को नहीं देखा। ठीक है, आज के सेशन में मैंने रिकैप करा दिया, बावजूद उसके आप लोग मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसको मैं आंसर कर चुका हूं। तो प्लीज उन सवालों को अब मैं दोबारा आंसर नहीं करने जा रहा। उन सवालों के जवाब के लिए आप 19 सेशन को की रिकॉर्डिंग को रोक रोक करके आराम आराम से देखें, नोट बनाते हुए देखें। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जीएम क्रॉप, यहां तक तो हम आ गए कि जीएम से अब हम किन चीजों को अचीव कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जीएम क्रॉप्स कैसे विकसित किए जाते हैं। हाउ जीएम क्रॉप्स आर डेवलप्ड। जीएम इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है कि जिसके जेनेटिक मटेरियल में हमने चेंजेस किए हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के द्वारा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस यूजिंग मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। आणविक तकनीकों के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। क्या ह्यूमंस के जीन को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन करने की इजाजत दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं है। जीएम क्रॉप, हिंदी वाले बच्चे एक बार इसको देख लें और चाहें तो लिख लें, इंग्लिश में मैं डिक्टेट करने जा रहा हूं। जीएम क्रॉप एक ऐसे फसल जिनके अनुवांशिक पदार्थ को मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बदल दिया गया हो। ये तो पीछे हमने लिख ही लिया है, तो अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रांसजेनिक क्रॉप एक ऐसी फसल जिसमें किसी अन्य प्रजाति की एक या अधिक जीन समाहित है। तो जीएम 99%, 99.9% में ये ट्रांसजेनिक ही होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग परिभाषित करना जरूरी है। तो जब आप किसी एक स्पीसीज में किसी दूसरी स्पीसीज के जीन को इंसर्ट करते हैं तो उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक है? पक्के तौर पे ट्रांसजेनिक है। अगर ट्रांसजेनिक नहीं होता हमारा बीटी कॉटन, तो उसमें बाहर का फॉरेन का एक जीन कहां से आ गया? फॉरेन जीन, कौन सा फॉरेन जीन? बैसिलस thuringiensis का जीन। तो इसका मतलब है कि हमारा बीटी कॉटन जीएम है और ट्रांसजेनिक भी है। तो ट्रांसजेनिक को मैं इंग्लिश में डिफाइन किए देता हूं, हिंदी वाले बच्चे इसको लिख लें। और ट्रांसजीन यहां पे डिफाइन किया हुआ है, किसी अन्य प्रजाति से प्राप्त जीन को हम ट्रांसजीन कहते हैं, और ट्रांसजीन अगर किसी में ट्रांसफर कर दिया तो उसको ट्रांसजेनिक कहते हैं। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है अ जीन ऑब्टेन फ्रॉम सम अदर स्पीसीज, किसी और स्पीसीज से लिया हुआ जीन, है ना। तो चलो, ट्रांसजेनिक क्रॉप को इंग्लिश में लिखना शुरू करो। इसको मत लिखो, ये पीछे लिखा हुआ है आपने। ट्रांसजेनिक को हम लिखने जा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। ट्रांसजेनिक क्रॉप,
a variety of crop in which one or more genes, a variety of crop in which one or more genes from some other species, one or more genes from some other species have been one or more genes from some other species have been transferred. तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा ट्रांसजीन। IITian विकेश कह रहे हैं सर जी राइटिंग मस्त है। अरे मेरी मस्त करके क्या करोगे? एग्जाम आप लोगों को देना है, अपनी राइटिंग मस्त करो कि एग्जामिनर देख के ही आपके आंसर को पढ़ने लग जाए। चलो आगे चलते हैं। बनाने का प्रोसेस क्या है? ठीक है, ये एक डायग्राम है आपके लिए। डायग्राम का बेसिस मैंने समझा दिया है। अब जरा इसको हम लोग एक नजर देखते हैं। तो ये है हमारा एक प्लांट का सेल। ठीक है, ये है हमारे प्लांट का एक सेल, और किसी एक या कुछ सेल में एक या अधिक ट्रांसजीन को ट्रांसफर कराया जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? एक या एक से अधिक सेल में हम अपने डिजायर्ड ट्रांसजीन एक्सपेरिमेंट को सिंपल रखना है तो एक ही रखो। अगर एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक से ज्यादा ट्रांसजीन को भेजने की जरूरत है तो वो भी कर सकते हैं आप। तो एक या एक से अधिक ट्रांसजीन को कुछ सेल्स में आप ट्रांसफर करते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब उसके नतीजन क्या होता है कि आपका जो ये सेल है वो सेल हो गया ट्रांसजेनिक प्लांट सेल। उसके बाद आप क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर करते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या है? एक सेल से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने की टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। कि एक सेल से आपने शुरुआत की, ये वाले सेल से, है ना, ये वाले सेल से आपने शुरुआत की, इसको आपने ट्रांसजेनिक किया, फिर टिश्यू कल्चर के लैब में लेकर आते हैं और उस सेल से बहुत सारे सेल्स को, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को आप बनाते हैं। तो ये देखो, ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स आपने बना डाला। ठीक है, और इस ग्रुप ऑफ सेल से आप फिर एक नए पौधे को डेवलप करते हैं। और ये नया पौधा बना कहां से है? एक ट्रांसजेनिक सेल से शुरुआत करके बना है। तो ये पूरा का पूरा नया पौधा हमारा ट्रांसजेनिक होगा। ठीक है, सारे की पॉइंट्स इंग्लिश में है। प्लांट सेल किसी एक या कुछ सेल में एक से या एक से अधिक ट्रांसजीन को ट्रांसफर कराया जाता है। मींस अ ट्रांसजीन, वन और मोर ट्रांसजीन्स आर ट्रांसफर्ड इन वन और मोर टारगेट सेल्स। तो इसको मैं इधर इंग्लिश में लिख देता हूं सो दैट कि किसी को कोई परेशानी ना हो। वन और मोर transgenes are transferred in a cell or group of cells. This is step 1. ठीक है, नतीजा क्या होता है? एक ट्रांसजेनिक प्लांट सेल, उसके बाद टिश्यू कल्चर, रिजल्ट एक टिश्यू, और पांचवा जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। हिंदी में कोई नाम है? हिंदी में इसको कहते हैं सूक्ष्म संवर्धन।
आप लोग प्लीज इधर और उधर की बात ना करें। अपने इंप्रेशन की खातिर कम से कम। ये देख लिया, इस पे कोई क्वेश्चन दिख रहा है? ये पीडीएफ मिलेगा, एग्जैक्टली यही कलर पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांसजीन बनाने के, ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के दो मेजर टेक्निक्स पर। ठीक है, ट्रांसजीन को प्लांट सेल्स में भेजने की दो प्रमुख विधियां, टू मेजर मेथड्स टू सेंड अ ट्रांसजीन इनटू अ प्लांट सेल। लिख लीजिएगा अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो, टू मेजर मेथड्स टू सेंड अ ट्रांसजीन, टू मेजर मेथड्स टू सेंड अ ट्रांसजीन इनटू अ प्लांट सेल। पहला क्या है? विद हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु की सहायता से। एग्रोबैक्टीरियम के बारे में 5-6 पॉइंट सीखना पड़ेगा, सीखते हैं अभी। और दूसरा एक और तरीका है कि प्लांट सेल को यूं लिया और एक मशीन के हेल्प से बहुत तेज स्पीड से इन पर मेटालिक पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करते हैं, मेटालिक पार्टिकल से प्रहार करते हैं बहुत तेज वेग से। ठीक है, और ये जो मेटालिक पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर डीएनए लगा होता है, डीएनए। तो ये डीएनए कोटेड मेटालिक पार्टिकल प्लांट सेल्स के अंदर जाकर के डीएनए को डिलीवर करते हैं। तो एक को कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड मेथड, दूसरे को कहते हैं पार्टिकल बम्बार्डमेंट, दैट इज सूक्ष्म कणों का तेज प्रहार। तो एग्रोबैक्टीरियम हमारा मेन चॉइस होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जहां पे एग्रोबैक्टीरियम काम नहीं करता। अगर एग्रोबैक्टीरियम नहीं काम करता तो आपको कोई ना कोई एक ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा, और ऑल्टरनेटिव तरीकों में सूक्ष्म कणों का तेज प्रहार एक बड़ा मेजर तरीका बन करके उभरा है हाल के वर्षों में। आई होप कि अगर आप लिखना चाह रहे थे तो लिख चुके होंगे। अब हम आते हैं थोड़ी बात एग्रोबैक्टीरियम की कर लें। एग्रोबैक्टीरियम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि शायद प्रीलिम में इंपॉर्टेंट होंगे, तो चांस नहीं लेना चाहिए, इतने पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि एग्रोबैक्टीरियम एक सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरियम है, सॉइल में रहने वाला एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम। और कई पौधों में ये क्राउन गॉल नाम की डिजीज को कॉज करता है। कई पौधों में इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज। तो क्राउन गॉल डिजीज ये कॉज करता है, लेकिन इस एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से हम कई पौधों में जीन को ट्रांसफर कर पाते हैं। क्यों ट्रांसफर कर पाते हैं? क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम में एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम होता है टीआई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड मेन डीएनए के अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं उनको प्लाज्मिड कहते हैं, और एक खास तरह का प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में होता है जिसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर कर देता है प्लांट के सेल में, उसको हम कहते हैं टी डीएनए या ट्रांसफर डीएनए। और इससे वो डिजीज कॉज कर सकता है प्लांट में जिसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज। लेकिन अगर इसी टी डीएनए को आप चेंज कर दें और टी डीएनए के अंदर आप अपना जीन रख के भेज दें तो एग्रोबैक्टीरियम को यह पता नहीं चलता कि आपने अपना जीन फिट कर दिया है। अब आपका डाला हुआ जीन एग्रोबैक्टीरियम वो प्लांट सेल में जाकर के डिलीवर कर देगा, और इस तरह से एग्रोबैक्टीरियम आपके लिए वेक्टर का काम करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम को अगर आप नहीं भी मैनिपुलेट करते हैं लैब में, अगर आप एग्रोबैक्टीरियम को एज इट इज छोड़ देते हैं तो भी एग्रोबैक्टीरियम अपने टीआई प्लाज्मिड का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम कहते हैं टी डीएनए, वो टी डीएनए तो ट्रांसफर करता ही करता है एग्रोबैक्टीरियम अपने प्लांट सेल में। और चूंकि वो टी डीएनए को ट्रांसफर करता है उसकी वजह से एग्रोबैक्टीरियम को हम कहते हैं नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर।
कि प्रकृति का ये जेनेटिक इंजीनियर है, ये अपना डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेज करके ही काम करता है। ये अपना टीडीएनए भेजेगा तो इन्फेक्शन कामयाब होती है। तो एग्रोबैक्टीरियम बड़ा यूनिक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट में अपना टीडीएनए भेज देता है। और जब से साइंटिस्ट को यह बात पता चली तो साइंटिस्ट ने इस तरह की एक्सपेरिमेंट डिजाइन की कि टीडीएनए में अपना एक जीन इंसर्ट कर दो और टीडीएनए के उन जीन को हटा दो जिससे कि प्लांट को डिजीज होगा। तो अब टीडीएनए जाएगा लेकिन प्लांट को डिजीज नहीं होगा। दूसरी तरफ प्लांट को वो जीन मिल गए जिस जीन के जरिए आप प्लांट के गुणों में संवर्धन करना चाहते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम के मेन पॉइंट क्विकली, अब इंग्लिश में मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदी वाली पार्ट यहां लिखी हुई है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको डिक्टेशन के तौर पे लिख लेंगे और मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं। पहला पॉइंट है सॉयल बोर्न बैक्टीरियम। पहला पॉइंट है सॉयल बोर्न बैक्टीरियम। दूसरा, it causes crown gall disease. It causes crown gall disease in many plants. It causes crown gall disease in many plants. तीसरा, it has TI plasmid. It has TI plasmid. It has TI plasmid. A small part of this TI plasmid is transferred. A small part of this TI plasmid is transferred into the plant cell. Is transferred into the plant cell. Is transferred into the plant cell. This part is known as tDNA. This part is known as tDNA. For this ability, it is called nature's genetic engineer. For this ability, it is called nature's genetic engineer. अब जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर बनाना नहीं है, ये आपका रेफरेंस नॉलेज है। ये देखो, ये एग्रोबैक्टीरियम का स्ट्रक्चर है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक एग्रोबैक्टीरियम है, ये एग्रोबैक्टीरियम का मेन डीएनए है, ठीक है, ये एग्रोबैक्टीरियम का मेन डीएनए है और ये इसका एक्स्ट्रा डीएनए है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को फिर से मैंने यहां डिफाइन कर दिया है, हालांकि पहले भी बोला था कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा डीएनए कुछ चेंजेस के बाद इसको एक वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और वेक्टर एक ऐसा डीएनए है जो किसी अन्य जीन को गंतव्य कोशिका तक लेकर के जाता है, राइट। तो ये जो प्लाज्मिड है हमारा, इसी प्लाज्मिड का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, इस प्लाज्मिड में एक छोटा सा हिस्सा मैं बना रहा हूं, ये देखो ग्रीन कलर में बनने वाला है ये छोटा सा हिस्सा हमारा, ठीक है। ये जो छोटा सा हिस्सा ग्रीन कलर वाला है, ये मान लो कि हमारा है टीडीएनए। टीडीएनए ट्रांसफर होने वाला डीएनए है। तो एग्रोबैक्टीरियम में ये खूबी होती है कि ये टीडीएनए को मुझे सिर्फ टीडीएनए चाहिए, ये तो पूरा का पूरा आ गया, एक मिनट रुको। चलो ऐसे तो नहीं जाएगा ये टीडीएनए मेरा, इस टीडीएनए का मैं कुछ करता हूं। ये टीडीएनए है,
जो कि ओरिजिनली इस प्लाज्मिड का हिस्सा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। ये देखो, ये टीडीएनए अभी इसका पार्ट है, और यही टीडीएनए है जो यहां से प्लांट सेल तक जा सकता है, राइट। तो ये है एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड, जिसका एक छोटा सा हिस्सा प्लांट तक जा सकता है, और साइंटिस्ट ने इसी छोटे से हिस्से से डिजीज वाली जीन्स को हटा दी और इसी छोटे से हिस्से में अपने मतलब की जीन को इंसर्ट कर दी। दैट इज व्हाट द एग्रोबैक्टीरियम डज, ठीक है। अब एग्रोबैक्टीरियम पर आधारित मेथड क्या है? एग्रोबैक्टीरियम पर जो आधारित मेथड है उसका क्रक्स हम समझ गए हैं क्या है, कि इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्यों इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड? क्योंकि जीन को पहले एग्रोबैक्टीरियम में भेजा और एग्रोबैक्टीरियम ने जीन को कहां भेजा? प्लांट में भेजा। तो इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो एक बार 1998 में पूछते हैं ये यूपीएससी के प्रीलिम में कि एग्रोबैक्टीरियम से रिलेटेड इन स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए। पहला, कि इसके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करके इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि ये अभी तक स्टडीड सभी पौधों में कारगर सिद्ध हुए हैं। बिल्कुल नहीं, फलों और सब्जियों के लिए कारगर हैं, ठीक है, अनाज के लिए उतने कारगर नहीं है, गेहूं, चावल, मक्का वगैरह के लिए उतने कारगर नहीं है, ठीक है। तो दूसरा, कि अभी तक अध्ययन किए गए सभी पौधों के लिए ये काफी कारगर हैं। और तीसरा क्या कहता है वो स्टेटमेंट, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। तीसरा कहता है कि इसके द्वारा जीन भेजे जाने की टेक्निक को अप्रत्यक्ष टेक्निक कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि इसमें इनडायरेक्ट क्या है, लेकिन इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ये है कि आप जीन को पहले एग्रोबैक्टीरियम में भेजते हैं और फिर एग्रोबैक्टीरियम आपके प्लांट सेल में भेजता है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम के बारे में 3 बातें। सॉइल में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है, पौधों में क्राउन गॉल डिजीज इससे होती है, और इसके टीआई प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और किसी पौधे में क्राउन गॉल लग जाए तो क्राउन गॉल थोड़ा सा ऐसा दिखता है, ठीक है, एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स के रूप में हमारा ये क्राउन गॉल दिख रहा होता है, ठीक है ना। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझा देते हैं, आप लोगों के रेफरेंस के लिए है, ठीक है, आप लोगों के रेफरेंस के लिए है, एग्जाम में कभी बनाना नहीं है, लेकिन जब ये पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे तो आप रेफरेंस में इसको रखिएगा। ये देखो, ये है हमारा एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। इसके टीआई प्लाज्मिड को हम लेते हैं और टीआई प्लाज्मिड को कट करके, ये देखो फॉरेन जीन है हमारा ब्लैक कलर वाला, ये ब्लैक कलर वाला, तो ये है हमारा टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड को यहां से कट किया, कट करके उसमें हमने अपने मतलब का ये फॉरेन जीन ब्लैक वाला इंसर्ट कर दिया। देखो ये इंसर्ट हो गया। अब ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। अब इसको वापस हमने बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड में अपने मतलब की जीन को इंसर्ट की, और अब पूरे के पूरे प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया को दे दिया कि ये लीजिए प्लाज्मिड। और उसके बाद बैक्टीरिया को कहते हैं कि जाओ अब उस पौधे को इन्फेक्ट करो। बैक्टीरिया हमारा गया, ठीक है, और बैक्टीरिया जो है अब इसको टीडीएनए इस सेल में ट्रांसफर करेगा। तो ये देखो, ये टीडीएनए है, टीडीएनए। टीडीएनए प्लांट के इन सेल्स को, जिनको कल्चर मीडियम में रखा हुआ है, तो प्लांट के इन सेल्स में टीडीएनए को कौन ट्रांसफर कर रहा है? अपना एग्रोबैक्टीरियम जाएगा, इसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है ना, ये सेल्स हैं, और इन सेल्स में टीडीएनए भेज देगा। टीडीएनए भेज दिया तो फॉरेन जीन चली गई। कौन सी फॉरेन जीन? ये ब्लैक वाली फॉरेन जीन चली गई। और उसके बाद उसको ग्रो कर लो और ये नए प्लांट बन गए। और ये नए प्लांट क्या है? ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। इसमें वो फॉरेन जीन है जो फॉरेन जीन आप ट्रांसफर करना चाहते थे। तो पहले फॉरेन जीन को हमने टीआई प्लाज्मिड में भेजा, फिर इस ट्रांसफर के बाद इस पूरे को हमने कहां रखा? एग्रोबैक्टीरियम में इंसर्ट किया। और एग्रोबैक्टीरियम में इंसर्ट करने के बाद
एग्रोबैक्टीरियम से इन सेल्स को इन्फेक्ट कराया, जिसकी वजह से टी डीएनए इनमें आया, और टी डीएनए के अंदर ही वो हमारा फॉरेन जीन था। टी डीएनए के अंदर ही हमारा फॉरेन जीन था, जिससे कि वो जीन ट्रांसफर होता है। ठीक है, अभी रुकिए, आप लोग का मैसेज थोड़ा फ्रीज हो गया है, तो मैं दोबारा ऐप को रीलॉन्च कर लेता हूं सो दैट कि आई कैन सी योर मैसेजेस। एक मिनट रुक जाइए, जब तक आप इस डायग्राम को देखिए, मैं इस बीच थोड़े मैसेजेस के लेवल पे आ जाऊं। हाँ, अब चलने लगा। डन। तो ये पहला मेथड है, इसी को हमने यहां समराइज कर दिया। एग्रोबैक्टीरियम के टी प्लाज्मिड के टी डीएनए क्षेत्र में वांछित जीन को ट्रांसफर कराया जाता है, फिर टीआई प्लाज्मिड को वापस एग्रोबैक्टीरियम में डाल दिया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम और प्लांट सेल्स को एक साथ रखा जाता है। टी डीएनए और टारगेट जीन का प्लांट सेल में प्रवेश होता है। उसके बाद परिवर्तित प्लांट सेल को से एक नए पौधे का विकास करते हैं, और वो नया पौधा क्या बनता है? ट्रांसजेनिक प्लांट बनता है। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने है 7 स्टेप्स में। मेरे हिंदी वाले बच्चों के लिए मेरी हैंडराइटिंग में ये स्टेप्स आपके सामने हैं। तो घर पे रिवाइज करते समय अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं मेरे, तो आप ये वाला यूज करेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट उस डायग्राम को यूज करेंगे। डायग्राम को नहीं, बस उसके कंटेंट को यूज करेंगे। ठीक है। बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। बेनिफिट्स है कि एक कारगर तरीका है जिसकी सक्सेस रेट हाई है, एक सिंपलर तरीका है, और कहां कहां यूज हुआ है? आलू, टमाटर, तंबाकू, सोयाबीन, चना, मटर, मूंग, मूंगफली, बैंगन, सरसों वगैरह पे। ये सब के सब डाइकॉट पौधे हैं। ठीक है। और लिमिटेशन क्या है? ये मोनोकॉट पौधों पर कारगर नहीं है। गेहूं, धान, मक्का, जौ, ज्वार, गन्ना वहां नहीं है। तो इसका वे आउट क्या है? किसी डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना इसका वे आउट है। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे अगर लिखना चाहते हैं तो अ सक्सेसफुल मेथड विद हाई सक्सेस रेट्स लिख लीजिए अभी। अ सक्सेसफुल मेथड विद हाई सक्सेस रेट्स। दूसरा, अ सिंपल टेक्निक। सिंपल टेक्निक। ठीक है। और इनको इंग्लिश में लिख लीजिएगा। पोटैटो, टोमेटो, टोबैको तो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लिख लीजिएगा। और ये सब क्या है? डाइकॉट है। लिमिटेशन क्या है? नॉट इफेक्टिव फॉर मोनोकॉट प्लांट्स। नॉट इफेक्टिव फॉर मोनोकॉट प्लांट। नॉट इफेक्टिव फॉर मोनोकॉट प्लांट्स। अब फिर से इनको आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है। वे आउट क्या है? यूज ऑफ डायरेक्ट मेथड, कि जब मोनोकॉट प्लांट पर यह काम नहीं कर रहा तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल ही एक रास्ता हमारा रह जाता है। और वो जो हमारा डायरेक्ट मेथड है यहां पे, वो डायरेक्ट मेथड है थोड़ा इंटरेस्टिंग। ये देखो, ये मशीन देखो पहले, ये देख रहे हो? ये हमने लिया एक पत्ती को निशाने पे ऐसे, और ये हैंड हेल्ड मशीन है, हाथ से इसको कंट्रोल करते हैं, और एक बार फायर करेंगे तो बहुत तेज वेलोसिटी से गोल्ड या टंगस्टन, सही सुन रहे हैं, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड या टंगस्टन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जिसपे कि डीएनए कोटेड है, जो डीएनए कोटेड है वो बहुत हाई वेलोसिटी से जाएगा। और इसलिए आपको ताजुब नहीं होना चाहिए कि इस हैंड हेल्ड डिवाइस को हम जीन गन भी कहते हैं, कि जीन की बंदूक है।
और ये फायर करेंगे तो इस पत्ती के तमाम सेल्स में, मतलब कि जितने सेल्स इसके निशाने पर थे, उन सारे सेल्स में एक या एक से अधिक ये मेटल पार्टिकल चले जाएंगे। और ये मेटल पार्टिकल डीएनए से कोटेड हैं, तो ये सेल्स में जाकर के डीएनए डिलीवर करेंगे, और डीएनए डिलीवर करके, ठीक है ना, डीएनए डिलीवर करके फिर ये अपने काम को अंजाम देते हैं। वो डीएनए कई जगह जाकर के न्यूक्लियस में इंसर्ट हो जाता है। तो देखो, ये डायरेक्ट मेथड है, इसको हम पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट भी कहते हैं, इसको बायोलिस्टिक कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में हमने यूज किया था बैलिस्टिक, और ये बायोलॉजिकल चीजों को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, मिसाइल को भी प्रोजेक्ट करते हैं, इसीलिए उसको बैलिस्टिक कहते हैं। लेकिन यहां पे आप बायोलॉजिकल चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसलिए इसको नाम क्या दिया हमने, बायोलिस्टिक। ठीक है, बैलिस्टिक का बायोलॉजिकल संस्करण। इस डिवाइस को हम जीन गन भी कहते हैं। मेटल, गोल्ड या टंगस्टन के सूक्ष्म कण जिनकी सतह पर डीएनए लगा हुआ है, अत्यधिक तेज गति से सूक्ष्म कणों का प्रहार करते हैं पादप की कोशिकाओं पे, और पादप कोशिकाओं में डीएनए का ट्रांसफर होता है। और कहां यूज करते हैं, राइस, व्हीट, कॉर्न, बार्ली, केन, शुगर केन। जहां पर हमारा एग्रोबैक्टीरियम कारगर नहीं हो रहा था, वहां पे इसको इस्तेमाल करो ना। किसने रोका है आपको? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, ये 3 स्टेप्स को लिख लीजिएगा। गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स using the gene gun, using the gene gun towards the, using the gene gun towards the plant, towards the targeted plant cells, towards the targeted plant cells। कि जिन प्लांट सेल्स को आपने अपना निशाना बनाया था, उन प्लांट सेल्स की तरफ वेरी हाई वेलोसिटी में आप प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, these particles are coated with DNA. These particles are coated with DNA. And they transfer, and they transfer the DNA, and they transfer the DNA to the target cells. Transfer the DNA to the target cells. Correct? अब ये रहा हमारा प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर पे, इसको अब हम ले जाते हैं। किसी भी प्लांट के किसी हिस्से को छोटे छोटे हिस्सों में आप काट लेते हो और इसको साफ कर लेते हो। ठीक है, ये बस एक इंट्रोडक्शन है प्लांट टिश्यू कल्चर का, इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इसको नहीं भी बनाएंगे तो आराम से आपका काम चलेगा, बस एक इंट्रो देना था। तो ये देखो, ये कोई प्लांट है, प्लांट के किसी हिस्से को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, और काटने के बाद उसको क्लीन कर लेते हैं कि उसके सरफेस पे कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, तो वो ना रहे। ठीक है, इस मटेरियल को हम कहते हैं एक्सप्लांट। ठीक है, प्लांट से लिए गए इस मटेरियल को कहते हैं एक्सप्लांट। फिर उसके बाद उसको कल्चर मीडियम में हम रखते हैं। कल्चर मीडियम का मतलब होता है संवर्धन माध्यम।
जिसमें होता है पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट, और दूसरा होता है विकास उत्प्रेरक, हार्मोन वगैरह। उसके बाद या तो यहां पे नए पौधों का विकास होगा या कोशिका समूहों का विकास होगा। हमारा टारगेट होता है नए पौधों का विकास, तो उसकी जो अपनी टेक्निक होती है उस टेक्निक को अपनाई जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट प्लांट टिश्यू कल्चर का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंडिया में टिश्यू कल्चर में क्या काम चल रहा है। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वो एग्रीकल्चरल रिसर्च की एपेक्स एजेंसी है। शीर्ष संस्था वही है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो इंडिया में जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो मेनली क्या होता है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोजेक्ट को अप्रूवल देता है कि ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इस प्रोजेक्ट को आप चलाएं। लेकिन ये प्रोजेक्ट चलता कहां है? तो ये प्रोजेक्ट चलता है ICAR के लैब में। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है ICAR के लैब में। और कुछ प्रोजेक्ट जो हैं सो सीड डेवलपमेंट कंपनीज भी चलाती हैं, जैसे कि महीको, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हमने समझा कि जितने GM क्रॉप के प्रोजेक्ट हैं उनको सबसे पहले अप्रूवल लेनी होती है, उनको सबसे पहले अप्रूवल लेनी होती है, और अप्रूवल आती है उनकी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। And these projects are conducted in ICAR lab or seed company lab, right? And then the field trials are carried out under approval of the central government and state government both. Field trial के लिए दोनों की जरूरत पड़ जाती है हमें। इस तरह से हमारे कंट्री में एग्रीकल्चरल रिसर्च के फील्ड में जेनेटिक मॉडिफिकेशन का काम चलता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहता हूं। ये देख लो आप, GM क्रॉप प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। approved by DBT, Department of Biotechnology, under Ministry of Science and Technology. Carried out at ICAR labs or labs of seed company. करेक्ट, तो ये ऐसे चलता है। और अगर हम इसके फील्ड ट्रायल की बात करें, फील्ड ट्रायल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की अप्रूवल चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी मना कर दे तो आप उसको नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रपोजल आया था कि नेफेड भी GM के रिसर्च में इन्वॉल्व है। आपको यह पता होना चाहिए कि नेफेड की जहां तक बात है तो वो जो है वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग की एजेंसी है नेफेड। ठीक है,
NAFED इज नॉट इन्वॉल्व इन GM क्रॉप डेवलपमेंट, तो ये क्लियर होना चाहिए। NAFED के बारे में थोड़ा सा गूगल पे सर्च करो कि NAFED क्या है। चलो, तो ये हो गया GM क्रॉप प्रोजेक्ट्स इन आवर कंट्री। ये देख लो, ये हमारा लास्ट मेजर स्लाइड है, और नोट्स में आपको वो सारे भी GM क्रॉप्स मिल जाएंगे जिन जिन पर इंडिया ने पहले से काम कर रखा है। तो ये देख लो। हमारे कंट्री में इतने सारे GM के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या इन अ वे GM के प्रोजेक्ट कामयाब हो चुके हैं। कईयों को मार्केट में अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन GM क्रॉप के फील्ड में ये कामयाब हो चुके हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखो। सबसे पहले राइस में किस किस चीज पे हमने काम किया है? सबसे पहले हमने राइस पे काम किया है, राइस की बायोफोर्टिफिकेशन पे। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि राइस में पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमने राइस पे काम किया है। दूसरा, रेजिस्टेंस टू ड्राउट, सूखे के प्रति राइस को रेजिस्टेंट बनाना। सैलिनिटी, सॉइल में जो सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, सॉइल में जो सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है फर्टिलाइजर और इरिगेशन के एक्सेसिव यूज से, तो उसके प्रति भी राइस को रेजिस्टेंस बनाने के लिए। राइस पर एक पर्टिकुलर वायरस है जिसका नाम है टुमरो वायरस, तो टुमरो वायरस से रेजिस्टेंट बनाने के लिए किया गया है। फिर गॉल मिज से रेजिस्टेंट बनाने के लिए किया गया है, और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज से रेजिस्टेंट बनाने के लिए किया गया है। तो इतने सारे अलग अलग राइस के वैरायटी को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वीट में क्वालिटी ट्रेट को इंप्रूव करना, वीट की हीट टॉलरेंस को इंप्रूव करना, वीट में भी बायोफोर्टिफिकेशन, जहां पर इसमें थोड़ी प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाई जा सके, और उसके बाद कई तरह के डिजीजेस के प्रति वीट को रेजिस्टेंट बनाना, रेजिस्टेंस टू लीफ, स्ट्राइप रस्ट, कर्नाल बंट, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सब वीट की कुछ खास डिजीजेस हैं। कॉटन को लेकर के बीटी कॉटन तो हमने बना ही लिया है, अब उस पर कुछ और भी जीन हम ऐड कर रहे हैं ताकि कॉटन में ऑयल का कंटेंट बढ़ा दें। कॉटन सीड ऑयल खाया जाता है, ठीक है, एडिबल ऑयल है। कॉटन के फाइबर की स्ट्रेंथ, जिससे कि कॉटन से बने हुए कपड़े ज्यादा ड्यूरेबल हो, तो वो काम चल रहा है। बैंगन पे, जिसको कि हम एक प्लांट कहते हैं, बीटी ब्रिंजल बनाया जा रहा है, जिससे कि फ्रूट और शूट बोरर के प्रति उनका रेजिस्टेंस डेवलप हो। मेज में प्रोटीन की क्वालिटी और बायोफोर्टिफिकेशन को चेंज करने के लिए मेज पे काम चल रहा है। मस्टर्ड, जो कि हमारा GM मस्टर्ड है, उसमें सीड यील्ड और ऑयल कंटेंट को बढ़ाने के लिए काम चल रहा है। लो ग्लूकोसाइनोलेट, ग्लूकोसाइनोलेट से मस्टर्ड के तेल में ना एक खास तरह की स्ट्रेंथ होती है, एक पंजेंसी होती है। कभी आप मस्टर्ड ऑयल को कढ़ाई में गर्म करोगे ना,
तो आप देखोगे कि आपको अचानक से एक तेज स्मेल आएगी, आंखों से थोड़ा पानी भी आ सकता है अगर अच्छी क्वालिटी का मस्टर्ड ऑयल है। तो वो सब्सटेंस होता है ग्लूकोसाइनोलेट, ठीक है, वो सब्सटेंस होता है ग्लूकोसाइनोलेट। तो उसको क्या कम किया जा सके कि इंडिया के वे हिस्से जहां पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल इसी वजह से नहीं होता, वहां पे भी मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल होने लगे। और फिर एफिड एक तरह का इंसेक्ट है, उसके रेजिस्टेंस के लिए भी तो मस्टर्ड में इतना कुछ काम हो रहा है। सोयाबीन में एक खास तौर का वायरस है, येलो मोज़ैक वायरस। तो सोयाबीन को उससे रेजिस्टेंट करने के लिए चना पे काम चल रहा है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट पॉड बोरर्स, आप देखोगे ना, चने को मार्केट से खरीद के लाओगे, खासतौर पे सफेद वाले काबुली चने को मार्केट से खरीद के लाओगे, गौर से देखना, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है ना तो कई जगह उनकी सीड में छेद होता है, तो वो पॉड बोरर इंसेक्ट की वजह से होता है। तो पॉड बोरर के प्रति अगर चिकपी हमारा रेजिस्टेंट हो जाए। फिर मूंगफली, वो टीएसबी वायरस से रेजिस्टेंस के लिए मूंगफली पे काम चल रहा है। सॉर्गम पे काम चल रहा है शूट फ्लाई रेजिस्टेंस के लिए, है ना। तो ये इंडिया के मेन वो प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया के ये वो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर, ठीक है, डीबीटी के प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हैं, काम चल रहा है, और कह लो कि काफी हद तक हमने वहां पर काम किया भी है। थोड़ी सी बात इंडिया के कुछ और क्रॉप प्लांट्स पे, 5 मिनट में फिनिश हो जाएगा। बीटी कॉटन 2002-2003 में इंडिया में लाया गया था तो अमेरिका की एक कंपनी थी मोन्सैंटो, और इंडिया की थी महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कॉर्पोरेशन, महीको, दोनों के सहयोग से लाया गया था। और 2014 में, मतलब 11 साल में, इंडिया की 95% कॉटन की फसल बीटी कॉटन हो गई थी, उसके बाद बढ़ा ही है। और यहां पर हमने क्या किया है, बीटी जीवाणु जो कि है बैसिलस thuringiensis के क्राई जीन का प्रत्यारोपण किया है, और ये बोलवर्म से प्रतिरक्षित है। ये फोटो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये नॉर्मल कॉटन है, देख रहे हो कैसे बोलवर्म ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, और बीटी को देखो, देख रहे हो, तो ये फर्क पड़ता है इसका। अब अगर आप देखो तो साल दर साल 2001, 2, 3 में 1% था, 3, 4 में भी 1% था, बढ़ते बढ़ते 6%, बढ़ते 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 ये देखो 2013-14 में कितना परसेंट हो गया, 95% ये हिट कर जाता है 2013-14 में। और अब अगर आप देखो तो इंडिया लगभग चाइना के बराबर आ चुका है कॉटन प्रोडक्शन में, तो उसमें बीटी का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। यह है बीटी ब्रिंजल, सेम बैसिलस thuringiensis के क्राई जीन को ब्रिंजल में डाला गया, ताकि ब्रिंजल में फ्रूट बोरर होता है, कभी बैंगन को मार्केट से खरीद के लाना, उसको काटना, तो हम लोगों की मम्मियां सबसे पहले यही देखती हैं कि बैंगन के अंदर कीड़ा तो नहीं है। तो वो जो कीड़ा है ना, वो फ्रूट बोरर का लार्वा होता है। तो वो जब बैंगन का फल, जिसको हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो जब अभी पौधे पे छोटा ही होता है तो उस पे फ्रूट बोरर इंसेक्ट जो है वो अपने अंडे डाल जाता है, और जब उन अंडों से लार्वा बनता है तो वो लार्वा घुस जाते हैं बैगन के अंदर और उसको खाने लगते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए उससे प्रतिरोध के लिए इसमें भी बीटी जीन डाला गया, फ्रूट और सूट बोरर के से प्रतिरोधित, जिससे कि ज्यादा उत्पाद होगा और मार्केट में भी ये वेस्ट नहीं होगा। महीको ने डेवलप किया, ठीक है ना, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कॉर्पोरेशन ने। और बैंगन जो है आलू के बाद भारत में सबसे ज्यादा खाई जाती है, प्याज से ज्यादा, ठीक है। लेकिन सेफ्टी रीजंस की वजह से काफी विवाद हुआ यहां पे, और सेफ्टी रीजन की वजह से इंडिया में इसकी फार्मिंग और इसकी सेलिंग की परमिशन है ही नहीं। देयर इज नो परमिशन फॉर इट टू ग्रो एंड सेल इन इंडिया। बांग्लादेश में है, और हमारे बॉर्डर्स में जो बॉर्डर हाट हैं वहां पे बीटी ब्रिंजल मिल जाता है बांग्लादेश से आकर के, लेकिन इंडिया में इसको ग्रो करने की और इंडिया में इसको बेचने की इजाजत नहीं है। और लास्टली हमारा जीएम मस्टर्ड।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपक पेंटल, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉलेस्ट साइंटिस्ट हमारे देश के, इंटरनेशनल राइस जीनोम प्रोजेक्ट में डॉक्टर पेंटल और उनके लैब की बहुत बड़ी योगदान थी। तो डॉक्टर पेंटल के देखरेख में धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, क्योंकि शुरू में जो धारा कंपनी है जो धारा ऑयल बनाती है, तो वो इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रही थी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया DMH, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसमें 3 जीनों का समावेश किया गया है। 2 जीन लिए गए हैं बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस से, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस, वहां से 2 जीन लिए हैं जिससे कि परागण पर नियंत्रण होता है, ठीक है। तो 2 जीन है बार्नेज बारस्टार, इससे परागण पर नियंत्रण होगा, इससे पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो जाता है, और इससे हाइब्रिडाइजेशन आसानी से होता है, और इससे भविष्य में और भी अच्छी नस्लें बनेंगी। और जो दूसरा जीन डाला गया है वो है तीसरा जीन जो है वो बार जीन डाला गया है। वो बार जीन पौधे से लेके डाला गया है, और इसमें एक वीडीसाइड है, वीड्स को नष्ट करने के लिए केमिकल। वीड क्या होता है? जो खेतों में खरपतवार उगाते हैं। तो उन वीड्स के कंट्रोल के लिए जो वीडीसाइड है ग्लाइफोसेट, उसके प्रति इस मस्टर्ड को प्रतिरोधी बनाया गया है। अब उसके प्रति इसको प्रतिरोधी बनाने का फायदा, ताकि मस्टर्ड के फील्ड में खरपतवार का नियंत्रण आप आसानी से कर लें। मस्टर्ड के फील्ड में खरपतवार लगेंगे, आप ग्लाइफोसेट स्प्रे कर दें और आपका मस्टर्ड उसके प्रति प्रतिरोधित है, उसके प्रति रेजिस्टेंट है, तो मस्टर्ड का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड जो खरपतवार हैं वो सब जल जाएंगे। तो इसलिए मस्टर्ड के फार्मिंग में वीड मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने बारजीन भी डाला। तो बार्नेज बारस्टार से क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होगी, तो जो प्लांट हाइब्रिडाइज करने वाले लोग हैं उनको आसानी होगी बेहतर वैरायटी बनाने में। और जो बचे हुए लोग हैं, जो लोग इसको सिर्फ उगा रहे हैं, तो उनको भी लाभ मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, और प्लस वीड मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? जो इंडिया में वरुणा वैरायटी ग्रो की जा रही है उसके कंपैरिजन में 20% अधिक आउटपुट है, हाइब्रिडाइजेशन में आसानी है, और खरपतवार पर नियंत्रण सरल है। लेकिन अभी चूंकि स्वास्थ्य परिणामों को लेकर के थोड़ी अनिश्चितता है, तो भारत में अभी इसको इजाजत मिली नहीं है, लेकिन मिल सकती है। मुझसे पूछिए तो मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो ये है, और बस इतना ही। तो आई होप कि आज की ये पूरी की पूरी कहानी, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए, और कोई सवाल नहीं है? अगर है तो एक बार इसको रिवाइज करके कल पूछ लीजिएगा। अब आप लोग ब्रेक लीजिए मेरी क्लास से, 10 मिनट में आपकी अगली क्लास शुरू होने वाली है। फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और ट्रांसजेनिक एनिमल्स दोनों एक साथ करेंगे। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय।